लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सारी जो कह सकते हैं कि जो हमारे थे ये इसको स्टडी किया था कि ये जो हम लोगों के डिफरेंट चलते हुए आ रहे हैं कि ये फार्मूला अगर आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मॉडस पोनेंस है। आज की क्लास के अंदर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और उसका सोल्यूशन हम लोगों ने किस तरह करना है। ठीक है, आप लोगों के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखें। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है लेट p इज़ इक्वल टू इट इज़ नोइंग, यानी p की वैल्यू क्या है, इट इज़ नोइंग। ठीक है, चूँकि मैं ऑनलाइन भी साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वाइट बोर्ड से कोशिश करूँगा कि मैं स्लाइड को यूज़ करूँ ताकि इन लोगों को भी आवाज़ है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला है कि जो p है वो हमारा लेट इट इज़ नोइंग है। ठीक है, और हम कहते हैं जो हमारा q है वो आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या गिवन लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ नोइंग, इसका मतलब क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देन इसका मतलब क्या आएगा, इम्प्लाइज आएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये हमारे किसके बराबर किया हुआ था, हमने ऊपर q के बराबर किया था तो यहाँ पे q आ जाएगा। पहला प्रीमाइस मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट लाइन देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नोइंग। मुझे बता सकते हैं इट इज़ नोइंग की वैल्यू क्या थी, p थी, यही बात है। दैट इज़ द रीज़न गुलाम कबीर हमने यहाँ पर p लिखा है। ठीक है, सेकंड प्रीमाइस भी मुकम्मल। अब मैंने ये चीज़ भी लास्ट क्लास में आपको बताई थी, जब देर फोर आ जाए तो इसका मतलब क्या कि हम लोग इधर पहुँच गए कंक्लूजन के ऊपर। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लाइन डाल दी है, कंक्लूजन के लिए मैंने यहाँ पर कंक्लूजन का सिंबल डाला है, और देखें क्या लिखा हुआ है, देर फोर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सॉरी, आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वैल्यू देखें क्या है, क्यू। तो यहाँ पे देखें, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे क्यू लिख दिया। इस तरह मेरा फार्मूला मुकम्मल हो गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल ऑफ इंटरफेरेंस लगा हुआ है इसके ऊपर। आपके पास से फार्मूला आ गया, आप लोगों के पास से फार्मूला आ गया, ये बात है, ये मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, आप लोगों ने इस फार्मूले को कंपेयर करना है जो फार्मूलाज आपको याद होंगे। अब जब हम वापस आते हैं इधर, आप लोगों ने फार्मूला लिख लिया, ये वाला लिख ले जो फाइनल बन गया है, क्योंकि फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे हमें वापस स्लाइड्स खोलनी पड़ेगी। बच्चे आपने लिख लिया ना, सीधे लिखे p इम्प्लाइज q, नीचे p और उसके बाद कंक्लूजन q, सिंपल लिख दिया सारों ने। अब हम वापस आते हैं, जो हम लोगों के पास रूल ऑफ इंटरफेरेंस का टेबल है, ज़रा चेक करके बता सकते हैं इससे मिलता जुलता फार्मूला कौन सा है। फर्स्ट वाले का क्या नाम था, मॉडस पोनेंस। तो हम ये बोलेंगे कि मॉडस पोनेंस का जो रूल है ये उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। बस यहीं पे हमारा प्रोग्राम या आंसर जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके आगे भी कोई चीज़ होती है जो कि आपकी इस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बताने के लिए कि ये कम्प्लीटली कैसे वर्क करता है मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। इतना समझ आ गया, गुलाम कबीर समझ आइए इस चीज़ की कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको p और q के बराबर किया। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मैंने p और q के बराबर किया हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके फार्मूलाज बनाए। फार्मूलाज बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा है कि ये मेरे रूल ऑफ इंटरफेरेंस के किसके बराबर पड़ रहा है, मिलता जुलता होगा। याद रखना, हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर किस तरह का नहीं आएगा। अभी आप आगे जब जाओगे आपको चीज़ रियलाइज़ होगी। ठीक है, तो आप हमें देखने कि किससे मिलता जुलता है, जिससे मिलता जुलता होगा आप क्या करोगे, उस रूल ऑफ इंटरफेरेंस का नाम लिख दोगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिखते हैं आपका पिछला आंसर किसके आया था, रूल ऑफ इंटरफेरेंस के मॉडस पोनेंस के। अब मॉडस पोनेंस के अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टॉटोलॉजी की एक डेफिनेशन मेंशन हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो कि पहले से क्लियर है कि जैसे p एंड p इम्प्लाइज q एंड इम्प्लाइज q है, ये बात है। अब यहाँ पर मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हम लोगों ने फार्मूला तो बना लिया, मैं ms की बात करूँ, ms का काम आ गया, लेकिन बताने के लिए कि ओवरऑल वर्क कैसे करता है कम्प्लीटली, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ रूल तक तैयार करना है इसको। ठीक है, होता क्या है, जब हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और हम फार्मूला बना लेते हैं तो हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या इसका आंसर टॉटोलॉजी आएगा या नहीं आएगा, किस तरह। ये देखें ज़रा,
आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि जो भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे मॉडस पोनेंट्स के ऊपर, उसका आंसर क्या आएगा? टॉटोलॉजी आएगा। टॉटोलॉजी क्या कहता है कि सब आंसर ट्रू होंगे जो मर्जी वैल्यूज हो। तो अब अगर आप ये देखेंगे, ऑथर ने जो कैलकुलेशन की, पहले पी लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर पी इम्प्लाइज क्यू लिखा है, फिर पी इम्प्लाइज क्यू लिखा, और एट द एंड जब आंसर निकल के आया तो सारे ट्रू हो गए। दिस थिंग प्रूव्स कि मॉडस पोनेंट्स जो है वो टॉटोलॉजी। अलबत्ता आप लोगों को ये ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपल जहाँ तक फार्मूला आ रहा है वहाँ तक इसको तैयार करना है। किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आ रही है? नेक्स्ट अभी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा रखे हैं इसमें क्वेश्चन। नीचे लिखा हुआ है लेट P इज इक्वल टू आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेट Q इज इक्वल टू आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब नीचे सेंटेंस देखिए क्या है। सेंटेंस ये है आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये मेरा किसके बराबर था? ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है बीच में? एंड। यहाँ पे एंड आ गया, समझ आ रही है सब लोगों को? और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा गिवन है हमारे पास यहाँ पे? क्यू। दैट इज द रीजन यहाँ पे क्यू लिखने हुआ है। पहली प्रीमाइस मुकम्मल हो गई। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है देयरफॉर, इसका मतलब है कि एक सिंगल प्रीमाइस यूज हुई है इसके अंदर, मल्टीपल प्रीमाइस यूज नहीं हुई। तो आप लोगों ने इसलिए फिर यहाँ पे लाइन डाल दी, यहाँ पे लाइन पड़ी हुई है, सॉरी यहाँ पे लाइन पड़ी हुई है। उसके बाद आप लोगों ने देयरफॉर आ गया तो आपने कंक्लूजन का साइन डाल दिया, लिखा हुआ आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वैल्यू क्या थी? पी। सॉरी इसने फिर क्यों लिखा है? यहाँ पे पी आता है, क्यों नहीं आ सकता? आप लोग पी ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्यू भी लिख दें तो आंसर सेम ही आता है। अब आप लोग पहले फार्मूला लिख लें, पी एंड क्यू कंक्लूजन पी, इसका आंसर देखते हैं हम क्या आता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये किसके बराबर पड़ता है आगे। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अपनी मेन स्लाइड्स के ऊपर और चेक करके बताएंगे किससे मिलता जुलता है ये। सबसे पहले तो एक चीज़ तो कंफर्म है, यहाँ पर किसी में एंड आएगा। सबसे पहला रूल ये देखें आप लोग, फर्स्ट वाले में एंड आ रहा है? नहीं। दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में और आ रहा है, एंड नहीं आ रहा। पांचवें में एंड आ रहा है? नहीं। छठे में एंड आ रहा है? यस आ रहा है। और कुछ मिलता जुलता है इसका आंसर अगर आप देखेंगे जो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कहा था आप लोगों को कि एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आगे जब आप क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पे बसा हुआ आपको नॉट भी गिवन आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मिलता जुलता देखना है, कौन सा जोन सा मिलता जुलता होगा आपने बताना है कि ये मॉडस पोनेंट्स सॉरी ये रूल ऑफ इंटरफेरेंस की सिंप्लीफिकेशन के साथ मैचअप करता है। ये चीज़ क्लियर हुई है सब लोगों को? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा जी, लिखा हुआ है P इज इक्वल टू आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, Q इज इक्वल टू आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब गिवन क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी ये P हो गया। उसके बाद लिखा हुआ आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, मेरा Q के बराबर हो गया। नेक्स्ट लाइन पे क्या आ गया? देयरफॉर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा हमारा? कंक्लूजन आएगा। जब कंक्लूजन आएगा क्या लिखा हुआ? आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी P। साथ ऑपरेटर क्या गिवन दे दिया अब उसने? एंड। यहाँ पे हमारा एंड आ गया। और उसके बाद क्या? आई विल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, तो ये मेरा इंग्लिश लिटरेचर का हो गया। ठीक है, अब पहले फार्मूला आप लिख लें P Q, और ऑब्जर्वेशन में सॉरी कंक्लूजन में आ रहा है हमारा P एंड Q। जी बताइए किससे मिलता जुलता है? स्लाइड्स खोलूं उधर फर्स्ट से? ठहरेंगे, चलें पहले चेक कर लें। एंड नीचे एंड आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। नीचे एंड है? नहीं। नीचे एंड है? नहीं। नीचे एंड है? नहीं। नीचे एंड है और कंक्लूजन में नहीं। यहाँ पे नीचे एंड है? नहीं, ये और है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे एंड आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पर एंड आ रहा है? यस आ रहा है। और ये एग्जैक्ट मिलता जुलता फार्मूला है। तो आप क्या बोलोगे? ये रूल ऑफ इंटरफेरेंस के कंजक्शंस के साथ सेटिस्फाई हो रहा है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही?
हाँ, ये मेरी बात सुनो, अगर आप बुक को फॉलो करोगे ना तो बुक वाले ने इसको आगे बोला हुआ भी है प्रूफ करने का, लेकिन जो सिलेबस आप लोगों का गिवन है ना आउटलाइन का, उसके मुताबिक आप लोगों को यहाँ तक ही करवाना है। आप लोग अगर ये चीज़ कर भी दोगे ना, आंसर वही आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगा, चेक कर लें बेशक जब फ्री होंगे ना। ये क्योंकि फार्मूला हमने खुद तो बनाई नहीं है, ये बुक की तरफ से गिवन है ऑलरेडी। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ये अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको फार्मूला गिवन नहीं होगा, आपको खुद ज़बानी असम्पशन करनी पड़ेगी। अच्छा ये है और इससे रूल ऑफ इंटरफेरेंस का ये वाला फार्मूला बनता है। ये चीज़ के लिए वैसे फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको एक करवाया है कि आपको फार्मूला ये पता होगा फिर ये भी पता होगा, मेरे हाथ से बहुत बर्डन हो जाएगा, इस वजह से भी मैंने इसको इधर ही रोका हुआ। ठीक है, इधर से फिर आप ये भी याद करो, फिर ये भी याद करो, फिर ये याद रखो कि कंजक्शन कर, अजीब है ना। इससे बचने के लिए मैंने फिर ये किया कि इसको फिलहाल इधर ही रहने दिया। बाकी अगर आप टॉटोलॉजी करना चाहते हो एट द एंड इसका आंसर टॉटोलॉजी आ जाएगा, वो मसला नहीं है कोई। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों ने ये वाला किया ना, अच्छा जी ये वाला किया हम लोगों ने अभी है, एंड ये भी ये वाला किया। अच्छा, क्योंकि मतलब बहुत मिलती जुलती स्टेटमेंट्स है ना तो इस वजह से। अच्छा लिखा हुआ है इफ़ उबैद वर्क्स हार्ड। अब आप लोगों को सारा कुछ सॉल्व करना है, अब इसके अंदर से कुछ भी आपको गिवन नहीं है। लिखा हुआ है इफ़ उबैद वर्क्स हार्ड एंड ही विल गेट, देन ही विल गेट अ जॉब, देयरफॉर ही विल गेट अ जॉब, मेक फार्मूला एंड टेल मी विच रूल इट सेटिस्फाइज। कि आप लोगों ने बेसिकली इसको देखते हुए सबसे पहले पी और क्यू के बराबर करना है, आपने फार्मूला बनाना है और फार्मूला बनाने के बाद मुझे बताना है रूल ऑफ इंटरफेरेंस का कौन सा लॉ लगेगा। पहले आप फार्मूला लिख लें, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ फिर वहाँ से, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे है, मैं आपको बता दूँ। इफ उबैद वर्क्स हार्ड, ये हमारे पी के बराबर हो जाएगा, कुछ लिख भी लूँ है, नो आरटी साहब भी आ जाए। पी हमारे बराबर हो जाएगा उबैद वर्क्स हार्ड, पहले क्या या दूसरा क्या है हमारे पास, ही विल गेट अ जॉब है, ही विल गेट जॉब, क्योंकि ये शिफ्ट डन था तो ही प्लस टू हो जाएगा, वही बात है, इफेक्ट डन यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर, इसका मतलब क्या है, यहीं से कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वही बात है। देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट अ जॉब क्या बनेगी, फॉर्मूला बन गया। अब मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, पीछे से मुझे देख के बताएं ज़रा कि ये किसके बराबर पड़ता है। शुरू से शुरू करते हैं, अल्लाह हो सकता है। हाँ देखो, मैंने चीज़ पहले बोली थी आप लोगों को जब मैं पहले भी पढ़ा रहा था, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पी और क्यू ही आए, आपने मिलता जुलता देखना है, ठीक है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है या टर्मिनल के पेपर में, वो इससे भी कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें पी क्यू आर एस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो मिलता जुलता होना चाहिए, ये नहीं है कि एग्जैक्ट वही वैल्यू है। अगर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना कि एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी, जब पेपर में हल्का सा भी डिफरेंस आएगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी किस फार्मूले पे उतरता था। जी मॉडस पोनेंस हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, मुझे क्लियर करें ना किस तरह कंफर्म हो सकता है ये मुझे बताएं। उधर फार्मूला क्या बना हुआ आ रहा था, P इम्प्लाइज Q, तो इसका मतलब ये पहले वाला पार्ट हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहला प्रीमाइस मुकम्मल है। दूसरा क्या था, देयरफॉर नहीं, चलो कोई और देखते हैं। क्लोज कौन सा बनता है फिर इसके, क्या पहले वाला ही बनता है, मुझे लगा कि शायद आगे कंजक्शन या किसी और चीज़ के साथ भी यूज़ होगा, तो हमें बोलेंगे हमारे मॉडस पोनेंस के बराबर आ गया रूल ऑफ इंटरफेरेंस के। क्लियर ये चीज़। अच्छा जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लिखा हुआ है गुलाम कबीर इज़ बैचलर
देन ही इज़ हैप्पी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इफ़ गुलाम कबीर इज़ हैप्पी देन ही विल डाइज यंग, देयरफॉर बैचलर विल डाइज यंग। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा टफ है। इसको P और Q के बराबर करें, इसमें R और S भी इस्तेमाल होंगे, मैं ये भी बताता चलूँ। हो सकता है R इस्तेमाल हो, S ना इस्तेमाल हो। तो ये जो लिखा हुआ है इस गुलाम कबीर इस बैचलर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बात है, साथ करते जाते। अभी मैंने इसमें से चीज रोशन जानी, आप लोगों को याद कराइएगा। देन ही इज अनहैप्पी, तो मैं ही इज अनहैप्पी को क्यों के बराबर कर देता हूँ, देन है ना बीच में गुलाम कबीर ये चीज बनेगी, ये देखो अनहैप्पी तक नहीं बात है, तीन टाइप की पहला प्रीमाइस मुकम्मल है क्योंकि दोबारा इफ इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट प्रीमाइस लिखा हुआ है इफ गुलाम कबीर इज अनहैप्पी, ये वाला, तो क्या आया क्यों, नहीं क्यों आएगा ना, ये वाला था। तो सेकंड प्रीमाइस क्या बना, क्यों। देन ही डाइज यंग, अब क्यों के बाद आगे आ रहा है हमारे पास, हम इसको किससे बराबर कर देते हैं, आगे जरा लाइन पढ़ेगा, लिखा हुआ देयरफॉर आ गया, देयरफॉर आया, लाइन पढ़ी मैंने, कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर बैचलर विल डाइज यंग। अब अगर आप एक चीज याद देखोगे, डाइज यंग डाइज किधर लिखा हुआ आ रहा है, आर में, ठीक है, और बैचलर किधर लिखा हुआ आ रहा है, पी में। तो इसका मतलब जब इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो, तो हम दोनों को चीज इंप्लाइज डाल देते हैं। कौन सा था हमारा पी, क्योंकि ये दो सेंटेंस का मजमूआ है और दोनों का कंप्लीट होना मुकम्मल है, इफ ये तब ये, तो इसलिए हम लोग इंप्लाइज डालते हैं, ठीक है। मैं ये ऑनलाइन चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इफ गुलाम कबीर इज बैचलर, इसको मैंने पी के बराबर किया, देन ही इज हैप्पी यानी इंप्लाइज किया आगे, और मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, क्यू के, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह बन गया कि पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है, पहला मुकम्मल हो गया पहला। दूसरा क्या था, इफ गुलाम कबीर इज अनहैप्पी, जो कि ऑलरेडी हम क्यू के बराबर कर चुके हैं। देन इसका मतलब क्या आएगा, इंप्लाइज, मेरे पास ऊपर जगह नहीं थी रीसी में, इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। और डाइज यंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आर के बराबर हो जाएगा, न्यू वैल्यू आई है, ठीक है, आर। देयरफॉर आ गया, लाइन पड़ेगी, यहाँ पे हम डालेंगे कंक्लूजन वाले साइन, लिखा हुआ है बैचलर विल डाइज यंग। अब बैचलर जो है यह यहाँ से उठाया गया जो कि मेरा पी था, तो और दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई ज़रूरी है, दोनों जवान हो के मरेगा, मरेगा जवान होकर। ये तो मुझे वो अल्लामा याद आ गए जो फोत हो चुके हैं, कौन था, आ गया तू जवान होकर, अरे वो थे ना अल्ले तशी के फोत हो गए, बड़ा उसने शुगर लगाया होता था यूट्यूब के ऊपर, बहरहाल रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, बैचलर उठाया मैंने पी से और दोनों का कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे डाला इम्प्लाइज, ठीक है, यानी इफ़ ये होगा बैचलर होगा तब ही वो मरेगा, या वो मरेगा तब वो बैचलर होगा, तो दोनों सूरतों में इम्प्लाइज ही आता है। और दूसरा क्या था, डाइज यंग, डाइज यंग किसके बराबर था, हमने क्यू के रखा हुआ था, हमने इसको क्यू के बराबर कर दिया, ठीक है, सॉरी आर के। और यहाँ से हम लोगों ने इसको पी इम्प्लाइज आर है ना, हाँ आर आ गया। आप लोगों ने फार्मूला लिख दिया क्योंकि मैं जब पीछे जाऊँगा फिर ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, चूँकि फार्मूलाज पीछे लिखे हुए हैं जी, हमें कबीर बताएंगे। कबीर बताएं ज़रा कौन सा फार्मूला आपको लगता है कि इसमें से हो सकता है। मॉडस पोनेंस हो सकता है, नहीं। मॉडस टोलेंस हो सकता है, नहीं। हाइपोथेटिकल सिलोजियम, ये तो एग्जैक्ट हाइपोथेटिकल सिलोजियम के ऊपर आ रहा है। अब मेरे सुपरवाइजर पता क्या कहते होते थे, बस होगा तो कहते थे देखो ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाते हैं आपस में, मतलब मेरे सर ऐसे भी बताते होते थे, देखो ये क्यू और ये क्यू आपस में कैंसिल हो गए, तब भी इसलिए वजह से आंसर पी इम्प्लाइज आ रहा है। लेकिन इतनी साइंस मारने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का, ये इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है।
मैंने जिस टीचर के साथ आज के लड़ाई की हुई है ना, वो नेस्टेड क्वांटिफायर्स, एक आप ही क्लास में पढ़ाए थे ना नेस्टेड क्वांटिफायर्स में एक मसला निकल आया था एंड पे, वो अभी तक इसी बहस में चल रहा है और हम रोज़ाना रातों घंटे की बहस करते हैं उस चीज़ के ऊपर। जब मैं इंशाल्लाह क्लियर हूँगा उसके बाद ही पढ़ाऊँगा मैं उस चीज़ को। ये चीज़ ठीक हुई है, इस चीज़ की समझ आ गई है सब लोगों को कि बसा बात आपको पी क्यू और आर भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो नमल के पुराने पेपर्स देखे हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन गिवन है इस चीज़ में। जल्दी लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो मैं ये इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 को करता हूँ p के बराबर, ठीक है, लिखा हुआ है देन। जब देन आ गया तो क्या मतलब है, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इम्प्लाइज। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ये तो 6 था ना, ये 3, ये न्यू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, पहला प्रीमाइस मुकम्मल हो गया। अब लिखा हुआ है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, पहला डिविजिबल बाय 3 था। यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रीमाइस क्या आएगा, नॉट। मैं नॉट पता नहीं अब सही डाल पा रहा हूँ यानी आप लोग को समझ तो आ गई होगी। नॉट डिविजिबल बाय 3 की वैल्यू क्या थी, नॉट क्यू, क्यू ही है ना। अच्छा, देयरफॉर इसका मतलब लाइन आ गई और कंक्लूजन के साइन, सॉरी अभी यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब आंसर क्या है, नॉट। फार्मूला लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया। आइए ज़रा चेक करते हैं कि किस फार्मूले के तहत हो सकता है। चलिए जी चेक करके बताएं। मैं भी ज़रा अपना गद्दा निकालूं, मैंने भी घर में बैठ के सॉल्व किए थे जी। क्यों सिमिलर है, शायद उसमें स्टेटमेंट जो पहली वाली है वो बाद में और दूसरी वाली पहले है, यही बात है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो आप लोग बोलोगे हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये जो है हमारा मॉडस टॉलरेंस के बराबर हमारा ये रूल ऑफ इंटरफेरेंस आ रहा है। समझ आ रही है चीज़ों की, इसको हम लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। आई थिंक सो एक ही क्वेश्चन रह गया अभी इसके अंदर, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आइदर अब्दुल्ला इज नॉट गिल्टी और कामरान इज टेलिंग ट्रूथ। लिखिए स्टेटमेंट को, लिखा हुआ है आइदर को छोड़ दें, अब्दुल्ला इज नॉट गिल्टी मेरा हो गया पी के बराबर, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है और कामरान इज टेलिंग ट्रूथ। और है ना, तो और का साइन क्या होता है, ये वाला। और कामरान इज टेलिंग ट्रूथ किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। पहला प्रीमाइस मुकम्मल हो गया। अब लिखा हुआ है कामरान इज नॉट टेलिंग ट्रूथ। जब नॉट क्यू, सही बोल रहे हो, नॉट क्यू। अब क्या आ गया आगे, देयरफॉर, दैट्स मीन लाइन आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंक्लूजन का साइन। अब्दुल्ला इज नॉट गिल्टी। अब अब्दुल्ला इज नॉट गिल्टी पहले ही ऊपर नॉट के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है मैंने, पी। पहले फार्मूला लिख ले फिर चेक करते हैं किसके बराबर पड़ता है। लिख लिया सब लोगों ने। चलें आइए ज़रा चेक करते हैं चल के कि ये किसके बराबर पड़ता है। पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइन प्रेसिडेंस के हिसाब से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, बीच में साइन क्या आ रहा था दोनों के, और आ रहा था। सबसे पहले और को ढूंढना है, और किस किस में है, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोथेटिकल में तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। डिसजंक्टिव सिलोजियम में हो सकता है, अब भी हो सकता है, हम देखते हैं। इसके अलावा और कहीं इस्तेमाल हुआ है, एडिशन में हो सकता है, एडिशन में भी और है। इसका मतलब दो फिलहाल अभी में लगता है कि हो सकते हैं। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है, नहीं। अच्छा जी, कंजक्शन में हो सकता है, नहीं। उसके बाद रेजोल्यूशन में हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों और हैं अगर आप देखो। अब ये हमारे पास नीचे वाले दो बचते हैं, डिसजंक्टिव और एडिशन, ठीक है। अब आप लोग जरा फार्मूले के तहत देके बताओ ये डिसजंक्शन में आता है या एडिशन में आता है। डिसजंक्टिव में आता है। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आप चेक करोगे एडिशन के अंदर प्रीमाइस एक गिवन है,
और आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर 2 प्रीमाइस गिवन है, फिर ऑब्जर्वेशन कह रहे हो, कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है। उससे भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो करंट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सिलोजियम के अंदर आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है? किसी को कोई मसला, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, इसके अंदर बुक के अंदर एक्सरसाइज गिवन है, उस बुक को खोलें, कोशिश करें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप उसके अंदर से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो जितने भी चीज़ नोटिस की है, मेरी 2-3 बच्चों से भी